हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन टॉक में स्वागत है। आज हम गुजरात माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 12 हिंदी मीडियम विषय वाणिज्य व्यवस्था, जिसे आप बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से जानते हो, जिसे संक्षिप्त में बीए के नाम से भी जाना जाता है। आज हम बीए के अंदर चैप्टर नंबर 5 कर्मचारी व्यवस्था के बारे में जानने वाले हैं। आज हम कर्मचारी व्यवस्था के अंदर हम कर्मचारी व्यवस्था किसे कहते हैं या कर्मचारी व्यवस्था क्या है, उसका अर्थ के बारे में जानने का प्रयत्न करेंगे और साथ साथ में कर्मचारी व्यवस्था के लक्षणों को हम समझने का प्रयत्न करेंगे। तो सबसे पहले हम कर्मचारी व्यवस्था के बारे में थोड़ा जानने का प्रयत्न करते हैं। औद्योगिक क्रांति होने के बाद उद्योगों ने विशाल पैमाने पर उत्पादन का कार्य शुरू कर दिया था। तो जैसे औद्योगिक क्रांति हुई थी, तो औद्योगिक क्रांति होने के बाद उद्योगों के अंदर बहुत बड़े पैमाने पे उत्पादन का कार्य शुरू कर दिया गया था। शुरुआत के अंदर उत्पादन करने के लिए कोई भी निश्चित कार्य पद्धति नहीं थी। अल्प खर्च में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने की प्रवृत्ति शुरू हो गई थी। तो जितने भी उद्योगकर्ता थे, उनका उद्देश्य कम से कम खर्च में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने का था और इसीलिए वो कर्मचारियों का शोषण भी करने लगे थे। वो चाहते थे कि खर्च कम रहना चाहिए और सामने लाभ ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त होना चाहिए, और उसी वजह से इकाई में काम करने वाले जो भी कर्मचारी थे, उन कर्मचारियों का शोषण होना शुरू हो चुका था। 19वीं सदी के अंत भाग में विशिष्ट सूझ वाले जो भी संचालक थे, उन संचालकों को समझ में आया कि उत्पादन की जड़ सामग्री की तुलना में कर्मचारी अधिक महत्वपूर्ण है। तो आखिर में 19वीं सदी के अंदर कुछ जो संचालक थे, उन संचालकों को समझ में आया कि हम जो उत्पादन करते हैं, तो उत्पादन का जो रॉ मटेरियल है वो तो जड़ सामग्री है, लेकिन उन सब की तुलना में इकाई में काम करने वाले जो कर्मचारी है वो भावनाशील है और सबसे अधिक व महत्वपूर्ण है। उनको समझ में आया कि यंत्र स्वयं कभी भी नहीं चल सकते। यंत्रों को चलाने के लिए हमें कर्मचारियों की ज़रूरत पड़ती है। यंत्र स्वयं नहीं चलते हैं, बल्कि कर्मचारी ही उनको चलाते हैं, और उसकी वजह से उनको कर्मचारी व्यवस्था का महत्व समझ में आया। कर्मचारी व्यवस्था का विचार उनको समझ में आया और परिणाम स्वरूप कर्मचारियों की भर्ती, उनका चयन, उनकी नियुक्ति, पदोन्नति, स्थानांतरण, प्रशिक्षण आदि के लिए वैज्ञानिक पद्धति की आवश्यकता का उनको पहली बार अनुभव हुआ। अब हम कर्मचारी व्यवस्था के बारे में थोड़ा और आगे देखने वाले हैं। कर्मचारी व्यवस्था का जो कार्य है, वो संचालन की जो अन्य कार्य है, उन अन्य कार्यों की जितना ही महत्वपूर्ण है। कर्मचारी व्यवस्था यह व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया मानी जाती है। पूर्व संचालन में मानव तत्वों को चाहिए उतना महत्व नहीं दिया जाता था। तो पहले जो संचालन किया जाता था, तो उसके अंदर मानव तत्वों की उपेक्षा की जाती थी, मानव तत्व की अवगणना की जाती थी। जितना महत्व संचालन में मानव तत्वों को मिलना चाहिए, उतना महत्व मिलता नहीं था। इकाई में श्रेष्ठ आयोजन किया गया हो और व्यवस्था तंत्र की रचना उचित रूप से की गई हो, पर अगर कर्मचारी का चयन अयोग्य रूप से किया गया हो, कर्मचारियों के प्रशिक्षण में अगर कमी हो गई हो, तो ऐसी इकाई कभी भी सफल हो सकती नहीं है।
आपके आयोजन कितना भी बढ़िया हो, आपका प्लानिंग कितना भी अच्छा हो, आपके व्यवस्था तंत्र की रचना भी बहुत अच्छी तरीके से की गई हो, लेकिन आपने जो कर्मचारियों का चयन किया है, आपने जो कर्मचारियों का चुनाव किया है वे अयोग्य ढंग से किया गया हो, कर्मचारियों को किसी प्रकार का प्रशिक्षण न दिया गया हो, तो ऐसी इकाइयाँ कभी भी सफल हो सकती नहीं है। इकाई की सफलता कर्मचारियों की काम करने की शक्ति और वृत्ति पर आधारित होती है। कोई भी इकाई तभी सफल हो सकती है जब उसके वहाँ काम करने वाले जो कर्मचारी होते हैं वो कर्मचारी एक्टिव हो। तो इकाई की सफलता का आधार कर्मचारियों पे होता है। कर्मचारी ही इकाई की अमूल्य संपत्ति है। कर्मचारी के बिना इकाई का कोई अस्तित्व, कोई वजूद नहीं है। तो इसीलिए दोस्तों, इकाई की सफलता कर्मचारियों की काम करने की शक्ति और वृत्ति पर आधारित होती है। कर्मचारी व्यवस्था इकाई में काम करने वाले कर्मचारियों के साथ संबंधित एक प्रक्रिया मानी जाती है। अब हम कर्मचारी व्यवस्था की परिभाषा देखने का प्रयत्न करेंगे। दोस्तों, अगर हम बात करें तो सामान्य अर्थ में कर्मचारी व्यवस्था अर्थात इकाई के लिए आवश्यक कर्मचारी प्राप्त करना, विकसित करना और सुरक्षित रखने की प्रक्रिया, ये सामान्य अर्थ में। अगर हम सामान्य अर्थ में कर्मचारी व्यवस्था को जानने का प्रयत्न करें तो इकाई के लिए आवश्यक कर्मचारियों को प्राप्त करना, उनको विकसित करना और उनके सुरक्षित रखने की प्रक्रिया यानी कि कर्मचारी व्यवस्था। और अगर कर्मचारी व्यवस्था को अगर विस्तृत अर्थ में समझने का प्रयत्न करें तो कर्मचारी व्यवस्था अर्थात कर्मचारियों की भर्ती, उनका चयन, प्रशिक्षण, पदोन्नति और उनकी निवृत्ति के बाद के कार्य, तो दोनों हमें याद रखना है। विस्तृत अर्थ के अंदर कर्मचारी व्यवस्था के जो कार्य हैं उन सभी कार्यों का समावेश होता है, जबकि सामान्य अर्थ के अंदर कर्मचारी जो हमें आवश्यक कर्मचारी की ज़रूरत है, ऐसे आवश्यक कर्मचारियों को प्राप्त किया जाता है, उनका विकास किया जाता है और उनकी सुरक्षा रखी जाती है। तो दोस्तों, हमने कर्मचारी व्यवस्था का सामान्य अर्थ भी देखा और विस्तृत अर्थ भी देखा। अब हम कर्मचारी व्यवस्था के लक्षण हम देखने वाले हैं। कर्मचारी व्यवस्था का पहला लक्षण है संचालन का महत्वपूर्ण कार्य। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि संचालन का प्रथम कार्य आयोजन माना जाता है, संचालन का अंतिम कार्य नियंत्रण माना जाता है। तो संचालन के दूसरे जो कार्य है आयोजन, व्यवस्था तंत्र, मार्गदर्शन, संकलन और नियंत्रण, उसी प्रकार से कर्मचारी व्यवस्था भी संचालन का महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। कर्मचारी व्यवस्था के बिना संचालन के दूसरे कार्य कभी भी सफल हो सकते नहीं है। चाहे आयोजन की बात आती हो, चाहे व्यवस्था तंत्र की बात आती हो, चाहे मार्गदर्शन की बात आती हो, चाहे संकलन की बात आती हो, सभी कार्यों को पूर्ण करने के लिए हमें कर्मचारी व्यवस्था की ज़रूरत पड़ती है। कर्मचारी व्यवस्था के बिना संचालन के दूसरे कार्य कभी भी सफल हो सकते नहीं है। अगर आयोजन को सफल बनाना है तो भी हमें कर्मचारी की ज़रूरत पड़ती है। मार्गदर्शन की प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाना है तो भी कर्मचारी व्यवस्था की ज़रूरत पड़ती है। नियंत्रण की प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाना है तो भी कर्मचारी व्यवस्था की ज़रूरत पड़ती है। कर्मचारियों के बिना संचालन का कोई भी कार्य सफल हो सकता नहीं है। इस प्रकार कर्मचारी व्यवस्था संचालन का महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। कर्मचारी व्यवस्था का दूसरा लक्षण है स्थायी प्रक्रिया। कर्मचारी के बिना इकाई का कोई भी अस्तित्व संभव नहीं है। ऐसा कहे तो गलत नहीं है कि कर्मचारियों के बिना इकाई आत्मा के बिना अस्थि कंकाल जैसी मानी जाएगी। जब तक शरीर में आत्मा है तब तक ही इस शरीर का वजूद रहता है। अगर शरीर में से आत्मा निकल जाए तो पूरा ये शरीर अस्थि कंकाल जैसा हो सकता है। उसी प्रकार से इकाई का अस्तित्व भी तब तक है जब तक कर्मचारी है। इकाई में अगर कर्मचारी नहीं रहेंगे तो इकाई का कोई वजूद नहीं रहता, कोई अस्तित्व नहीं रहता, इकाई की कोई पहचान रहती नहीं है। इकाई के अंदर जो भी प्रवृत्तियाँ की जाती है,
चाहे क्रय की प्रवृत्ति की जाती हो, विक्रय की प्रवृत्ति की जाती हो, उत्पादन की प्रवृत्ति की जाती हो, कोई भी प्रवृत्ति, इकाई के अंदर जितनी भी प्रवृत्तियाँ की जाती है, उन सभी प्रवृत्तियों को गतिशील रखने के लिए हमें कर्मचारियों की ज़रूरत पड़ती है। कर्मचारियों के बिना इकाई की कोई भी प्रवृत्ति गतिशील हो सकती नहीं है। जब तक कर्मचारी रहेंगे इकाई में, तब तक कर्मचारी व्यवस्था का भी अस्तित्व रहेगा। कर्मचारी व्यवस्था यह स्थायी प्रक्रिया है। जब तक कर्मचारी व्यवस्था का अस्तित्व है, तब तक इकाई का अस्तित्व है। कर्मचारी व्यवस्था के बिना इकाई की कल्पना करना भी बहुत ही मुश्किल है। कर्मचारी व्यवस्था का तीसरा लक्षण है मानव संबंधों के साथ संबंध। कर्मचारी व्यवस्था का उद्देश्य योग्य कर्मचारियों को प्राप्त करना है और उनका इकाई में श्रेष्ठतम उपयोग करना है। तो ये भी सही है। ये कर्मचारी व्यवस्था जो है, उन कर्मचारी व्यवस्था का उद्देश्य योग्य कर्मचारियों को प्राप्त करना है, कुशल कर्मचारियों को प्राप्त करना है। और ऐसे जो योग्य कर्मचारी है, जो कुशल कर्मचारी है, उनका इकाई में मैक्सिमम, उनका अधिक से अधिक उनका श्रेष्ठ उपयोग करना है। ऐसे कर्मचारियों के पास जो योग्यता है, जो कुशलता है, जो अनुभव है, जो प्रशिक्षण है, उनका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ इकाई को मिलना चाहिए। कर्मचारी उत्पादन का एकमात्र जीवंत साधन है। अपने बात करें तो इकाई के अंदर उत्पादन के बहुत सारे साधन होते हैं। कच्चा माल भी होता है, मशीनें भी होती है, यंत्र भी होते हैं, भौतिक सुविधाएं भी होती है, लेकिन उन सब का समावेश हम आखिर में बात करें तो वे सब निर्जीव साधन माने जाते हैं, वो जीवंत नहीं है। जबकि कर्मचारी व्यवस्था उत्पादन का एकमात्र जीवंत साधन माना जाता है। उनको उत्पादन के दूसरे साधनों की कैटेगरी में हम कभी भी रख सकते नहीं है। कर्मचारियों में भावना है, कर्मचारियों में स्वाभिमान भी होता है, तो उसकी वजह से हमें कर्मचारियों के साथ मानवीय व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि कर्मचारी यह उत्पादन का एक जीवंत साधन है। और जब जीवंत साधन हो तब उनके अंदर भावनाएं भी होती है, फीलिंग्स भी होती है, सेल्फ रिस्पेक्ट भी होती है। तो ऐसे कर्मचारियों के साथ हमें सही तरह से पेश आना चाहिए, उनके साथ मानवतापूर्ण व्यवहार करना यह अपेक्षित माना जाता है। इस प्रकार कर्मचारी व्यवस्था यह मानव संबंधों के साथ संबंधित है। दोस्तों, आगे का दूसरा लक्षण हम पढ़ने का प्रयत्न करेंगे। आगे का दूसरा जो लक्षण है वो है प्रवृत्तियाँ गतिशील होती है। आप सभी जानते हो कि इकाई के अंदर होने वाली सभी प्रवृत्तियों का आधार कर्मचारी व्यवस्था है। कर्मचारी व्यवस्था के कारण ही इकाई की हर एक प्रवृत्ति गतिशील होती है। मान लीजिए मनुष्य के हाथ पैर ना हो तो क्या मनुष्य कोई भी प्रवृत्ति कर सकता है, कोई भी क्रिया कर सकता है? हाथ पैर के बिना मनुष्य चल सकता नहीं है। मनुष्य की जो क्रिया है वो क्रियाएं हो सकती नहीं है। तो उसी प्रकार से इकाई के हाथ पैर यानी कर्मचारी व्यवस्था इकाई के अंदर होने वाली कोई भी प्रवृत्ति की ना हो, उत्पादन की प्रवृत्ति है तो उत्पादन करने के लिए भी हमें कर्मचारियों की ज़रूरत पड़ती है। विक्रय की अगर प्रवृत्ति है तो विक्रय की प्रवृत्ति के लिए भी हमें कर्मचारियों की ज़रूरत पड़ती है। नियंत्रण की प्रवृत्ति है तो नियंत्रण करने के लिए भी हमें कर्मचारियों की ज़रूरत पड़ती है। अगर मान लीजिए कि अंदाज पत्र बनाना है तो अंदाज पत्र की जो प्रवृत्ति है उसके लिए भी हमें आई थिंक कर्मचारी व्यवस्था की ज़रूरत पड़ती है। इकाई में होने वाली हर एक प्रकार की प्रवृत्ति, क्रय की प्रवृत्ति, विक्रय की प्रवृत्ति, उत्पादन की प्रवृत्ति, कर्मचारी व्यवस्था की प्रवृत्ति, कारखाने विभाग के साथ जुड़ी हुई प्रवृत्ति,
इकाई में होने वाली हर एक प्रकार की प्रवृत्ति के लिए हमें कर्मचारियों की ज़रूरत पड़ती है। बिना कर्मचारियों के इकाई की कोई भी प्रवृत्ति हो सकती नहीं है। केवल कर्मचारी ही इकाई की प्रवृत्तियों को गतिशील बना सकते हैं। कर्मचारियों के बिना इकाई में सारी प्रवृत्तियाँ रुक जाती है, सारी प्रवृत्तियाँ स्टॉप हो जाती है। यूँ कहें तो गलत नहीं है कि इकाई मान लीजिए कि कुछ समय के लिए निष्प्राण हो जाती है। इकाई में प्राण डालने का कार्य कर्मचारी करते हैं। इकाई की हर एक प्रवृत्ति को जीवंत बनाने का काम कर्मचारी करते हैं। इकाई की हर एक प्रवृत्ति को गतिशील बनाने का काम कर्मचारी करते हैं। कर्मचारियों के द्वारा ही इकाई की सारी प्रवृत्तियाँ गतिशील होती है। आगे का लक्षण है संचालन के अन्य कार्यों के साथ संबंध। संचालन के कार्य हम सभी लोग जानते हैं। आयोजन का कार्य हुआ, व्यवस्था तंत्र का कार्य हुआ, मार्गदर्शन का कार्य हुआ, संकलन का कार्य हुआ या नियंत्रण का कार्य हुआ। तो संचालन के जो दूसरे कार्य हैं वो दूसरे कार्य भी कहीं ना कहीं कर्मचारी व्यवस्था के साथ जुड़े हुए हैं। मान लीजिए आपको आयोजन का कार्य करना है, तो क्या कर्मचारी व्यवस्था के बिना आप आयोजन कर सकते हो? हमें आयोजन करने के लिए एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है, प्रोफेशनल की ज़रूरत होती है, विशेषज्ञों की ज़रूरत होती है। तो ये तज्ञ है, एक्सपर्ट है, प्रोफेशनल है, विशेषज्ञ, ये सब आखिर में एक एम्प्लॉयज़ ही है, एक कर्मचारी व्यवस्था का ही भाग है। तो आयोजन के कार्य को करने के लिए भी हमें कर्मचारी व्यवस्था की ज़रूरत पड़ती ही है। व्यवस्था तंत्र की जो प्रवृत्ति है या व्यवस्था तंत्र का जो कार्य है, हम आयोजन का जो लक्ष्य होता है या हमने जो आयोजन किया है उस आयोजन को सफल बनाने के लिए हमें व्यवस्था तंत्र की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन व्यवस्था तंत्र सफल कब हो सकता है? जब कर्मचारी व्यवस्था का अस्तित्व हो तब। अगर कर्मचारी व्यवस्था ही नहीं होगी तो हम अधिकार और दायित्व का बंटवारा किसके बीच में करेंगे? तो व्यवस्था तंत्र की प्रवृत्ति को सफल बनाने के लिए भी हमें कर्मचारी व्यवस्था की ज़रूरत पड़ती है। बात करते हैं मार्गदर्शन के कार्य की। तो मार्गदर्शन की जब बात आती है तो मार्गदर्शन देने के लिए भी हमें एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ती है, प्रोफेशनल की ज़रूरत पड़ती है, विशेषज्ञों की ज़रूरत पड़ती है। तो आखिर में ये भी कोई ना कोई कर्मचारी व्यवस्था का भाग ही है। तो कर्मचारियों के बिना या तो कर्मचारी व्यवस्था के बिना मार्गदर्शन का कार्य कभी भी आई थिंक सफल हो ही नहीं सकता। तो इस प्रकार से संचालन के जो दूसरे कार्य हैं उन कार्यों को करने के लिए हमें कर्मचारी व्यवस्था की ज़रूरत पड़ती है। इस प्रकार से कर्मचारी व्यवस्था संचालन के अन्य कार्यों के साथ भी संबंध रखती है। इसके बाद है आगे का लक्षण विस्तृत प्रवृत्ति। कर्मचारी व्यवस्था को विस्तृत प्रवृत्ति माना जाता है। कर्मचारी व्यवस्था केवल श्रमिक कल्याण की प्रवृत्ति नहीं है, बल्कि अच्छे कर्मचारियों को प्राप्त करना है, सुरक्षित रखना है, शिक्षित करना है और विकसित भी करना है। क्योंकि हम अच्छे कर्मचारियों को प्राप्त करेंगे तो वे अच्छे कर्मचारी इकाई के डेवलपमेंट में अपना योगदान देंगे, इकाई की उत्पादन क्षमता बढ़ेगी। जैसे अगर वेल ट्रेंड और वेल एजुकेटेड कर्मचारियों को हम प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे, उनको सुरक्षित रखेंगे, तो उससे कहीं ना कहीं इकाई का डेवलपमेंट होगा, इकाई का फ़ायदा होगा, इकाई का उत्पादन बढ़ेगा, इकाई के लाभ में वृद्धि होगी। और ये सब पॉसिबल बनेगा केवल और केवल कर्मचारियों के द्वारा ही। तो इस प्रकार से कर्मचारी व्यवस्था को एक विस्तृत प्रवृत्ति माना जाता है। कर्मचारी व्यवस्था के द्वारा हम कार्यक्षम कर्मचारियों को प्राप्त कर सकते हैं, उनको सुरक्षित रख सकते हैं, उनको शिक्षित कर सकते हैं, प्रशिक्षित कर सकते हैं और उनको विकसित भी कर सकते हैं। इससे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इकाई को भी फ़ायदा होता है। और जो आखिरी लक्षण है जिसका नाम है पूंजी खर्च। कर्मचारी व्यवस्था एक प्रकार का पूंजी खर्च या पूंजी विनियोग माना जाता है। आज कर्मचारियों की भर्ती करने के लिए, कर्मचारियों का चयन करने के लिए, कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए या कर्मचारियों के विकास करने के लिए हमें खर्च करना पड़ता है। तो कर्मचारी व्यवस्था के पीछे जो भी खर्च किया जाता है वो एक खर्च नहीं बल्कि वो एक प्रकार का आवश्यक पूंजी निवेश माना जाता है। आज आप
कर्मचारियों की भर्ती करने के लिए जो भी खर्च करते हो, चयन की प्रक्रिया के लिए जो भी खर्च करते हो, कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए जो भी खर्च करते हो, या कर्मचारियों के डेवलपमेंट, उनके विकास के पीछे जो भी खर्चा किया जाता हो, उसका प्रॉफिट इकाई को भविष्य में मिलता है। इकाई के द्वारा एक ही बार इन्वेस्टमेंट करना है और उसका प्रॉफिट लंबे समय के बाद इकाई को मिल सकता है। तो कहने का मतलब कि कर्मचारी व्यवस्था के पीछे इकाई के द्वारा जो भी खर्च किया जाता है उसे हम खर्च नहीं मान सकते, उसे हम एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट, एक प्रकार का पूंजी खर्च मान सकते हैं, जिसका फ़ायदा इकाई को भविष्य में मिल सकता है। तो जो भी कर्मचारी व्यवस्था के पीछे खर्च किया जाता है, उस खर्च की तुलना में इकाई को मिलने वाला जो प्रॉफिट होता है, जो लाभ होता है, उसका प्रमाण हमें ज़्यादा देखने को मिलता है, या तो इससे इकाई को ज़्यादा ही फायदा प्राप्त होता है। इसीलिए कर्मचारी व्यवस्था के पीछे होने वाले खर्च को खर्च न मानकर हमें पूंजी खर्च ही मानना चाहिए। दोस्तों, आज के वीडियो में हमने कर्मचारी व्यवस्था के बारे में देखा। कर्मचारी व्यवस्था किसे कहते हैं, सामान्य अर्थ में भी समझने का प्रयत्न किया, विस्तृत अर्थ में भी समझने का प्रयत्न किया, और साथ साथ में ही कर्मचारी व्यवस्था के हमने लक्षण भी देखे। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपके जो भी सलाह, सुझाव, प्रश्न, क्वेरी हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख कर आप हमें भेज सकते हैं। आगे के वीडियो में हम आपके सामने नए टॉपिक के साथ फिर से उपस्थित होंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। सबका सुनने के लिए धन्यवाद। अस्तु।